स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। और इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन ही करेंगे। तो पहले टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा देख लीजिए। इन चैप्टर्स 8 एंड 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। हमने पूरा 8th और 9th चैप्टर में क्या पढ़ा है, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स का मोशन होता है और मोशन का कॉज क्या है, फोर्स। जब भी आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगे, मोशन आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन होगा। वी हैव लर्न दैट फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी आपको स्पीड चेंज करनी हो किसी ऑब्जेक्ट की या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना हो तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट से आप ड्रॉप करते हो, सपोज ये h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया तो क्या होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट यहीं रह जाएगा? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो हाइट से तो वो वहीं नहीं रहता, वो नीचे गिरने लगता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं देखा कि वो ऊपर जा रहा है। अगर हमने सिर्फ उसको रिलीज किया है, ड्रॉप किया है तो वो नीचे ही आएगा हमेशा, वहां नहीं रुकेगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा अगर ड्रॉप किया है तो। वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। सन एक प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ में जाते हैं। सन एक वन ऑफ द फोकाई पे होता है, इस दोनों में से किसी पे सन है। ठीक है, और प्लैनेट्स इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, ये एक ऑब्जर्वेशन है। एक स्टोन या किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से आप रिलीज करोगे तो वो नीचे गिरेगा। सन के आसपास प्लैनेट्स वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। एंड मून गोज अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास मून भी किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये जो तीन ऑब्जर्वेशन है, इनसे हमें क्या समझ में आ रहा है? इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे जो स्टोन या ऑब्जेक्ट बॉल है जिसको आपने ड्रॉप किया तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं उन पे कोई फोर्स लग रहा है जो उनको सन के आसपास घूमने पे मजबूर कर रहा है। यहाँ पर मून और अर्थ के बीच में मून को कोई फोर्स खींच रहा है जिससे वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है। तो वो जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। Isaac Newton could grasp these, that the same force is responsible for all these and that is known as gravitational force. In this chapter we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation and this and that. चलो अभी ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा ग्रेविटेशन टॉपिक का। वी नो दैट मून गोज अराउंड द अर्थ, ये एक ऑब्जर्वेशन, मून गोज अराउंड द अर्थ। इसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स। अब ये दूसरा केस, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने अपवर्ड थ्रो किया, आप ग्राउंड पे हो, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने अपवर्ड थ्रो किया तो क्या होगा? क्या वो फॉरएवर ऊपर जाएगा? नहीं, वो कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वापस से नीचे आने लगेगा। आफ्टर रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट क्या होगा? वो वापस से नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो जब वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, आपने कुछ वेलोसिटी से थ्रो किया, सपोज आपने 5 मीटर पर सेकेंड से या 10 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। ठीक है, यू इनिशियल वेलोसिटी 5 या 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, फिर वो ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते 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 जब तक 0 नहीं हो जाएगी तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो क्या होगा? वो वापस नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो वापस नीचे क्यों आ रहा है? हमने तो उसको ऊपर थ्रो किया था, तो वापस नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ उसको पुल कर रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही है, इसलिए वो नीचे आ रहा है। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन हिम। ऐसे ही कहानी बनाई हुई है, असली में ऐसा नहीं है। The fall of apple made Newton start thinking. He thought that if Earth can attract an apple, can it not attract the moon? अगर Earth एप्पल को अट्रैक्ट, सपोज यहाँ से एप्पल गिर रहा है, अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल करेगी। इज द फोर्स सेम इन बोथ केसेस? यस, दोनों केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है। एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मून इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। Is the same force होगा? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. Clear?
तो एप्पल इज फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ उस केस में, या मून गोइंग इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इस केस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर सोचो मून स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता तो हमेशा वो ऐसा चला जाता कहीं और दूर, बहुत दूर गैलेक्सी में चला जाता. अगर मून स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा होता इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो क्या होता, वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता. लेकिन ऐसा नहीं होता, हर पॉइंट पे ऐसा लगता है कि वो अर्थ की तरफ गिर रहा है. इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ. ठीक है, अर्थ की तरफ गिर रहा है ऐसा लगता है. सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ. बट डू वी नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ? बट वी डू नॉट रियली सी. हमें ऐसा नहीं लगता कि मून अर्थ की तरफ गिर रहा है, क्योंकि जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है. फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. और जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं इन दोनों के बीच में फोर्स है, ये मून जितने फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ भी उतने ही फोर्स से मून को अट्रैक्ट कर रही है. ये जो फोर्सेज हैं दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है. ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं. इसके बाद हम लेते हैं एक्टिविटी. क्या नंबर है एक्टिविटी नंबर 9.1. एक्टिविटी 9.1. टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड ड्रिल इट राउंड. हमें स्टोन को ऐसे थ्रेड से टाई करके गोल गोल घुमाना है. तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा स्टोन का, ये सेंटर, ये थ्रेड और स्टोन. ठीक है, स्टोन विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ. आपने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा है. अब क्या करना है, रिलीज द थ्रेड. अगर सपोज हमने इस पॉइंट पर रिलीज किया तो स्टोन कैसे, सपोज ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, सपोज ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है. अगर हमने इस पॉइंट पर रिलीज किया स्टोन को, थ्रेड को रिलीज किया तो स्टोन ऐसे जाएगा. अगर हमने इस पॉइंट पर रिलीज किया तो स्टोन ऐसे जाएगा. अगर हमने इस पॉइंट पर रिलीज किया तो स्टोन ऐसे जाएगा. अगर हमने इस पॉइंट पर रिलीज किया तो स्टोन ऐसे जाएगा. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, टेंजेंशियल. अगर आप सर्कल पे टेंजेंट बनाते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये सर्कल है, इस पॉइंट पे जहां से हमने स्टोन को रिलीज किया, हमने थ्रेड को रिलीज किया, तो स्टोन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, एक बार ये समझ लो पहले. सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सपोज. ठीक है, तो इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, उस पर टेंजेंट बना दो आप. तो ये टेंजेंट, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस स्टोन एट दिस पॉइंट. कोई और पॉइंट लेते हैं यहाँ पर. यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे मिलेगा, हमें इस पर टेंजेंट बना देना है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हुआ. अगर हमें यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए तो हम यहाँ टेंजेंट बना देंगे, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है. अगर हमें यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए तो यहाँ टेंजेंट बना दो. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल. टेंजेंट बना के देख लीजिए, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा ऑब्जेक्ट का एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ दिया है एक्टिविटी के बाद, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड. पहले अभी जब हमने रिलीज नहीं किया उससे पहले वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सर्कुलर पाथ में जा रहा है, उसकी कुछ स्पीड है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग. देखो मैंने यहाँ 4 डायरेक्शंस बनाए, ऐसे हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा. तो इनफाइनाइट टाइम्स उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, क्योंकि सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स. हर पॉइंट पे अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन देखोगे तो अलग मिलेगा. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन अगर है तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा. अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी कब आती है, जब स्पीड का मैग्नीट्यूड, स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो. अगर स्पीड चेंज होती है तब वेलोसिटी हम बोलते हैं, अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी आ जाती है. अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तब भी हम बोलते हैं कि वेलोसिटी है. ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. सपोज ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड.
उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट चेंज हो रहा है, अभी बताया। डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग, स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी कब कब हो सकती है? या स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। यहाँ पर अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन, अगर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट जाता है तो सर्कुलर मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये आप पढ़ चुके पहले, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया। कैसा एक्सेलरेशन है? यहाँ पर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर देखोगे एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन, यहाँ पर एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास m भी है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो फोर्स होगा इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग फोर्स। ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है विच इज डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर हो गया, दिया है। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग along the circular path is acting towards the center। ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है? towards the center। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब सेंटर से उसको फोर्स लग रहा है जो उसको गोल गोल घूमने पे मजबूर कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वापस देखो, फोर्स दैट कॉजेज एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग along सर्कुलर पाथ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ये फोर्स ना हो तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही, सेंटर से एक फोर्स मिल रहा है उसको, इस वजह से ही वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर लेगा, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, कौन सा? इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ along स्ट्रेट लाइन। जहां पर आप रिलीज करोगे उस थ्रेड को, हमने सपोज यहाँ पर थ्रेड को रिलीज किया तो क्या होगा? वो स्टोन उसका उस टाइम डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? ये, ठीक है। तो स्टोन इधर चला जाएगा आगे। अगर हमने यहाँ पर थ्रेड को रिलीज, जब यहाँ पर था ऑब्जेक्ट स्टोन, तब रिलीज किया है थ्रेड को, तो स्टोन ऐसे आगे चला जाएगा स्ट्रेट पाथ में। अगर हमने यहाँ पर थ्रेड को रिलीज किया है तो स्टोन का डायरेक्शन ये है, तो वो इधर चला जाएगा। अगर हमने यहाँ पे रिलीज किया तो ऐसा चला जाएगा। कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे रिलीज करोगे तो ऐसा चला जाएगा, यहाँ रिलीज करोगे तो ऐसा चला जाएगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे रिलीज करोगे उस पॉइंट पर आप टेंजेंट बना के देख लीजिए, वो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। उस टाइम पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो गया। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो हमने लिया था मून का मोशन अराउंड द अर्थ, ये भी कैसा है? सर्कुलर मोशन है। और सर्कुलर मोशन है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर भी ये जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स सी सबस्क्रिप्ट में छोटा सा लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, यहाँ पर जब मून अर्थ के आसपास जा रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। जब मून अर्थ के आसपास जा रहा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इफ देयर वर नो सच फोर्स, अगर फोर्स ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो मून ऐसे चला जाता स्ट्रेट पाथ में, जैसे स्टोन चला गया था, जब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो स्टोन स्ट्रेट चला गया, वैसे ही मून अपने उस पॉइंट पे जहाँ पर था, और यहाँ पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो गया तो वो स्ट्रेट अपने पाथ पे चला जाएगा टेंजेंशियली, ठीक है। इसके बाद है इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। ये हमने लिया था, सपोज ये एप्पल है, एप्पल इज फॉलिंग, ठीक है, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। डज एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? अब ये क्वेश्चन है, डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? यस,
एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स एज द अर्थ अट्रैक्ट्स एप्पल। सेम फोर्स है, बिल्कुल सेम फोर्स। अभी बताया था, जैसे अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है वैसे ही मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। सेम वैसे ही फोर्स एक्सर्टेड बाय एप्पल ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एप्पल। सेम होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अर्थ ने एप्पल को ऐसे अट्रैक्ट किया, एप्पल ने अर्थ को ऐसे अट्रैक्ट किया, लेकिन हमें एप्पल अर्थ की तरफ गिरता हुआ दिखाई देता है, एक्सलरेट करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ma फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स अपॉन मास या फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू m। किस रिलेशन से? अगर फोर्स कांस्टेंट है, अभी हमने बोला कि फोर्स सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स ग्रेटर द मास ग्रेटर द मास लेसर विल बी एक्सेलरेशन। अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, नीचे का नहीं दिखा, वापस यहाँ लिखती हूँ। अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम अर्थ को और एप्पल को कंपेयर करें तो क्या है, किसका मास कम है? एप्पल का मास इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ अर्थ। एप्पल का मास बहुत कम है, इसलिए उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और वो हमें गिरता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ से समझो, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, अर्थ का मास कंपैरेटिवली एप्पल से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल होगा, इतना नेग्लिजिबल कि हमें अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई दिखाई नहीं देगी। क्लियर हो गया? तो एप्पल और अर्थ दोनों के बीच में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हमें एप्पल गिरता हुआ दिखाई देता है टूवर्ड्स अर्थ, क्योंकि उसका मास बहुत बहुत कम है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ अर्थ। मास कम है तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई। ठीक है, इसलिए एप्पल की एक्सेलरेशन ज़्यादा है, एक्सेलरेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्थ, इसलिए हमें एप्पल अर्थ की तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इस पैरा में ये दिया हुआ है। सेम ऐसे ही और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। सोलर सिस्टम में भी वही दिया हुआ है, लास्ट पैरा टेक्स्ट बुक का। इन आवर सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन अगर है तो सेंटर की तरफ से एक फोर्स लग रहा है जो उन प्लैनेट्स को सन की तरफ घूमने के लिए फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब सर्कुलर मोशन होता है तो वो फोर्स होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रॉम द अबव फैक्ट्स न्यूटन कंक्लूडेड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट द एप्पल एंड द मून बट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिर्फ एप्पल और अर्थ की बात नहीं है, ये दो मार्कर हैं, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मार्कर और मैं, हम दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे और व्हाइट बोर्ड के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन ये विजिबल नहीं है क्योंकि मासेस बहुत कम है। विजिबल कब होता है? जब मासेस ज़्यादा बड़े बड़े हों, जैसे अर्थ और एप्पल, या अर्थ और एप्पल में अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा या दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा, जैसे मून और अर्थ दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होगा, तब ये फोर्स आप फील कर पाओगे, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि हाँ अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और जब मासेस बहुत बहुत कम होते हैं, मेरा और मार्कर का या दोनों मार्कर का मास बहुत बहुत कम है, वेरी वेरी नेग्लिजिबल मास, इसलिए ये फोर्स फील नहीं होता। हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इनके बीच में कैसा अट्रैक्शन है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स।